हाय स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड शीट। ओके, सो आज का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड शीट। ओके, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शीट क्या होती है। एक्चुअली शीट और प्लेट दोनों एक जैसी होती है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे ये जो बना हुआ है ये एक शीट है, जबकि ये एक प्लेट है। यानी अपन डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि प्लेट वो होती है जिसमें थिकनेस होती है और शीट वो होती है जिसमें थिकनेस ना के बराबर होती है। यानी अपन बात करें तो अपनी बुक का जो एक पेज है वो शीट हो जाएगी और पूरी की पूरी बुक जो है वो एज ए प्लेट मान सकते हैं। तो अभी अपन जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो शीट के लिए करने जा रहे हैं। शीट के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इसी प्रकार प्लेट के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अभी अपन ये वाला जो डेरिवेशन है ये डेरिवेशन करेंगे। ओके, तो इसको मैं हटा लेता हूँ, यहाँ पे इसको भी हटा लेता हूँ, वापस बना लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक शीट ली है, ठीक है। ये जो शीट ली है मैंने, ये शीट मैंने नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की ली है। यानी ये जो शीट है वो प्लास्टिक की हो सकती है या और कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हो सकता है। तो ऐसे मैंने एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की शीट ली है। ये जो शीट है अभी ये चार्ज्ड शीट है, क्योंकि जब चार्ज्ड नहीं है तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं आएगा। तो ये जो शीट है वो चार्ज्ड है। तो इस तरह से ये शीट अपन मान लेते हैं कि चार्ज्ड शीट है। अब ये जो शीट है इसके यहाँ से यहाँ पे मान लीजिए इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं। तो इस डिस्टेंस पे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लीजिए कि ये कोई शीट है, तो इस शीट से किसी डिस्टेंस पे यहाँ पे इसके आसपास कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, गाउस लॉ की हेल्प लेते हैं। अब गाउस लॉ की हेल्प से पहले अपन इसके अंदर फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर गाउस लॉ से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए अपन यहाँ से होते हुए एक गाउसियन सरफेस एज्यूम करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से मैंने एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस एज्यूम किया है। यहाँ पे इस तरह से एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस मैंने एज्यूम कर लिया। ये सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस जो है वो इस प्रकार से है कि ये सिलेंड्रिकल शेप जो है आधा सीट के इस साइड में और आधा उस साइड में। यानी अपन इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो सिलेंडर है वो शीट के अंदर इस प्रकार से लगा हुआ है, आधा इस तरफ और आधा इस तरफ। ये जो हाथ है इसको शीट मान सकते हो और सिलेंडर आधा इस तरफ है और आधा इस तरफ है। अब इससे अपन को फ्लक्स निकालनी है। तो अपन क्या करते हैं कि ये वाला जो एरिया है इस एरिया को मान लेते हैं, इसका जो एरिया है वो A है। ये जो सर्कुलर शेप है इस सर्कुलर शेप का एरिया A है। तो इधर वाला ये जो सर्कुलर शेप रहेगा इसका भी एरिया इसके जितना ही आएगा, तो इसका एरिया भी A हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, क्योंकि ये और ये तीनों सर्कल सेम साइज के हैं। अब ये वाला जो कर्व्ड सरफेस है ये वाला, इसका एरिया मैं मान लेता हूँ, ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका एरिया S है, ठीक है। फिर रही बात एरिया के डायरेक्शन की, तो यहाँ पे ये जो एरिया A है इस एरिया की डायरेक्शन इधर है। यहाँ पे अपन ने एरिया S लिया है, इस S की डायरेक्शन इधर है और S इस पूरे का एरिया है। इधर भी जो इसका जो एरिया A है इसकी डायरेक्शन इसके सरफेस के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में अपन मान सकते हैं। तो इस प्रकार से अब रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो ये ध्यान रखना है कि जैसे कोई चार्ज शीट होती है, इसके यहाँ पे मान लीजिए कोई चार्ज है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस कौन सी डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। यानी यहाँ से जो फील्ड लाइन निकलेगी इस चार्ज की वजह से, वो फील्ड लाइन कैसे निकलेगी, ऐसे। अगर इससे सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे
और इससे सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे ऊपर और नीचे अगर चार्ज माने तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में रहेगा। साथ ही साथ इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा। तो इन दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस प्रकार से रहेंगे। अगर इसको रिजॉल्व करेंगे अपन तो इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसल आउट हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में होने के कारण जुड़ जाते हैं। ऐसा का ऐसा सीट पे जितने भी आवेश के अपन पेयर लेते हैं इससे सेम डिस्टेंस पे इधर और इधर जितने भी पेयर लेंगे उन सब के लिए होगा। तो यहाँ से ये पता चलता है कि इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाता है, तो रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों की वजह से हो रहा है, यानी इस पे रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसी डायरेक्शन में रहेगा। अर्थात ये जो पूरी की पूरी जो शीट है, इस पूरी की पूरी शीट जिसकी अपन लेंथ इन्फिनिटी अगर माने, इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी है, इधर भी इन्फिनिटी लेंथ है और इधर भी इन्फिनिटी है, तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, हमेशा सीट के सरफेस की क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और पीछे की साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस प्रकार से हो जाएगा, यानी इससे फील्ड लाइन जो पास होगी, यानी शीट से जो निकल रही है फील्ड लाइन, वो सीट के सरफेस के परपेंडिकुलर निकलेगी इस साइड में और उस साइड में। तो इससे हमेशा जो फील्ड लाइन है वो शीट के अक्रॉस इस तरह से निकलेगी, सीट के परपेंडिकुलर निकलेगी। कोई भी फील्ड लाइन जो है वो ऐसे पास नहीं होगी, या इस तरह से कोई भी फील्ड लाइन ऐसे नहीं जाएगी, या अलग डायरेक्शन में नहीं जाएगी, सारी फील्ड लाइन ऐसे या फिर ऐसे ही जाएगी। तो अब यहाँ पे अपन को फ्लक्स कैलकुलेट करना है कि इस सिलेंडर से टोटल फ्लक्स कितना है। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल जो फ्लक्स की बात करें तो टोटल फ्लक्स जो है इसमें 3 एरिया के कारण है। ठीक है, एरिया ए और एरिया एस। इस एरिया से कितनी फ्लक्स है, इस एरिया से कितनी और इससे कितनी है। तो यहाँ पे इस एरिया से अगर फ्लक्स निकाले तो यहाँ पे ई की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, क्योंकि ये जो पूरी शीट है इसके आसपास ई की डायरेक्शन इधर होती है, यहाँ पे भी ई की डायरेक्शन ये रहेगी, यहाँ पे ई की डायरेक्शन ये रहेगी। तो यहाँ इस सरफेस के लिए ई की डायरेक्शन और ए की डायरेक्शन सेम है, तो ये हो जाएगा cos 0 डिग्री। तो इस वाले सरफेस से कितनी फ्लक्स निकलेगी, इतनी। साथ ही उस वाले सरफेस की बात करें तो उसमें ई और ए और उनके बीच में भी एंगल कितना है, cos 0 डिग्री। यहाँ पे भी दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। फिर सरफेस एस की बात करें तो सरफेस एस इस साइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस एस, और दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है फ्लक्स का, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, यानी इससे कोई फ्लक्स नहीं निकलती। यहाँ पे इससे फ्लक्स निकल रही है ई है, इससे भी फ्लक्स निकल रही है ई है, तो यानी टोटल फ्लक्स कितनी निकली, 2E है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार से अगर अपन कोई सिलेंड्रिकल सरफेस लेते हैं, इसके इस पोर्शन का एरिया ए है, सर्कुलर पोर्शन का एरिया है, उधर भी है, तो इधर से फ्लक्स निकलती है ई है, उधर से भी फ्लक्स निकलती है ई है, ओवरऑल इसमें से 2E फ्लक्स निकलती है। यहाँ से कोई भी फ्लक्स नहीं निकलती, क्योंकि अपन ने अभी भी देखा है कि सारी फील्ड लाइन जो है वो इधर से और उधर से ही पास होती है, कोई भी फील्ड लाइन ऐसे पास नहीं होती। इस वजह से इसमें से 0 आया है, या फिर 90 की वजह से 0 आया, ऐसा मान सकते हैं। तो यहाँ पे अपन इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 और टोटल फ्लक्स आ जाएगी इतनी। अब अपन यही जो फ्लक्स है वो अपन गाउस के लॉ से निकालते हैं। तो गाउस के लॉ से निकालने के लिए टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगी, टोटल चार्ज इन सिलेंड्रिकल सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या करना है, इस सिलेंडर के अंदर अंदर जो चार्ज है वो चार्ज यहाँ पे रखना है और अपॉन एप्सिलॉन नॉट करना है। तो इसके अंदर का चार्ज लेने के लिए अपन ये मान लेते हैं कि ये जो शीट है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी से मतलब होता है कि यूनिट सरफेस के अंदर कितनी चार्ज की वैल्यू है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो कूलम पर मीटर स्क्वायर होती है, यानी अपन ये कहें
कि यहाँ पे अगर 1 मीटर स्क्वायर का मैं एरिया लूँ तो उस 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर जितना चार्ज होता है उसको अपन सिग्मा कहते हैं। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर जितना चार्ज होगा उसको क्या कहेंगे, सिग्मा। तो अब सिलेंडर के अंदर अंदर कितना चार्ज है वो निकालना है। तो यहाँ पे सिलेंडर के अंदर जो चार्ज पड़ा है वो सिर्फ इस सरफेस पे पड़ा है और इस सरफेस का एरिया कितना ए है, और अपन जानते हैं कि यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज है, तो इस ए एरिया में कितना चार्ज हो जाएगा, सिग्मा ए। तो पूरे सिलेंडर के अंदर अंदर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा ए। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यूनिट एरिया के अंदर सिग्मा चार्ज था, सिलेंडर के अंदर ए एरिया है जहाँ पे चार्ज है, तो ए एरिया के अंदर चार्ज हो जाएगा सिग्मा ए। अब ये वाली फ्लक्स और ये वाली फ्लक्स, दोनों फ्लक्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो दोनों फ्लक्स को अपन सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे ए से ए कट गया, ई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस टाइप से अपन कह सकते हैं कि शीट के आसपास यदि कोई पॉइंट है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है। यहाँ पे एक चीज़ और अपन देखते हैं, तो यहाँ पे ई की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई डिस्टेंस भी लेता कि सरफेस से आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, तो आर में इसमें कोई आर नहीं आ रहा है, यानी ये वाला जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस से फ्री है, इसमें कोई डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। तो अपन ये कह सकते हैं कि शीट के आसपास जितने भी पॉइंट है, चाहे वो थोड़े बहुत पास या दूर है, उन सभी पॉइंट पे ई की वैल्यू सेम रहती है। अगर जैसे मान लीजिए ये शीट है तो इसके यहाँ पे ई की वैल्यू तो भी इतनी, यहाँ पे ई की वैल्यू तो भी इतनी, यहाँ पे भी इतनी, तो आसपास वाले लगभग सभी पॉइंट्स पे ई की वैल्यू इतनी होती है और सबकी डायरेक्शन यही रहती है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि आर के साथ ये इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो ई में और आर में जब भी अपन कर्व बनाएंगे तो आर के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ई और आर में कर्व जो है ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये जो है इस तरह से हो जाएगा। ई की वैल्यू हमेशा इतनी रहेगी, आर चाहे जो भी है, छोटी बड़ी जो भी है, तो उतनी रहेगी। तो आसपास सभी पॉइंट के लिए ई लगभग कांस्टेंट रहता है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड शीट। सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक शीट ली, फिर एक सिलेंडर एज्यूम किया, गाउसियन सरफेस, ठीक है, फिर उससे अपन ने फ्लक्स कैलकुलेट की। फ्लक्स इस पोर्शन से और उस पोर्शन से निकलती है, इधर से कोई फ्लक्स नहीं निकलती क्योंकि फील्ड लाइन इधर से और उधर से निकलती है। इधर से फील्ड लाइन कितनी निकली, तो ई इंटू ए, उधर से फ्लक्स लाइन कितनी निकली, तो ई इंटू ए। टोटल फ्लक्स कितनी हो गई, तो यहाँ पे हो जाएगी 2E। फील्ड लाइन टोटल हो जाएगी ई ए और ये 2E। तो गाउस के लॉ के हिसाब से देखें तो टोटल फील्ड लाइन हो जाएगी यहाँ पे टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी टोटल फ्लक्स इतनी हो जाएगी। इसकी जगह पे इसमें चार्ज ले लिया और एप्सिलॉन नॉट ले लिया, दोनों को कंपेयर कर लिया, तो ई की वैल्यू ये आ जाएगी, जो कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। ओके, थैंक यू।